हाँ जी सर, अभी क्लियर है। हेलो। हाँ ठीक है, आज थोड़ी सी मैं बता रहा हूँ, इधर क्या है कि थोड़ा टावर मेंटेनेंस का काम कुछ चल रहा है, तो 2-3 दिन से लगातार ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हम डिस्कस कर रहे थे अपने जो है रिसर्च के बारे में। तो रिसर्च में क्या है कि सबसे जो पहली स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है जो हमारी है, वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो मैं कह रहा था आपसे कि प्रॉब्लम क्यों कहते हैं। तो आप एक बार सोचिएगा सभी लोग कि प्रॉब्लम क्यों कहते हैं, इसको क्यों नाम से नहीं जाना जाता, टॉपिक भी कहते हैं कोई कोई, तो प्रॉब्लम। तो ये है क्या, और क्यों हमें सबसे पहले स्टेप इसको माना जाता है, और पहली स्टेप जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होती है, क्योंकि आपका जो टॉपिक होता है वो सिलेक्शन बड़ा डिफिकल्ट होता है। लाइक जैसे आप खाना खाने की चॉइस होती है, लाइक आपको कपड़े पहनने की चॉइस होती है, लाइक आप कोई भी काम करने जाते हैं तो आपको कई सारी चीज़ों से फिल्टर करना पड़ता है कि हमारे हमें कौन सी चीज़ पसंद है। उसी तरह से रिसर्च भी, क्योंकि रिसर्च क्या है, आप कुछ खोजने जा रहे हैं तो आप अपनी क्षमता के अनुसार, अपने नॉलेज के अनुसार और अपने विषय के अनुसार, इंटरेस्ट के अनुसार सारी चीज़ों को एक करके आप अपने टॉपिक का सिलेक्शन करते हैं, अपने प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं। तो प्रॉब्लम फाइंड आउट क्योंकि पहले स्टेप है, आपकी सिलेक्शन ऑफ टॉपिक होगा, आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया तो रिसर्च करना आगे आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम ही आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो गई तो फिर आपका रिसर्च स्टार्ट कैसे होगा। बहुत सारे लोग होते हैं, आपने डिजर्टेशन किया होगा या आपने देखा होगा कि जो लोग पीएचडी परस्यू करते हैं, 6 महीने तक लग जाते हैं। कोर्स वर्क शुरू होता है और कोर्स वर्क में ही कह दिया जाता है कि भाई अपना टॉपिक सिलेक्ट कर लीजिए। बहुत लोग होते हैं, लगभग 90% लोग ऐसे होते हैं जो 6 मंथ बीत जाता है, उसके बाद में उन्हें टॉपिक सिलेक्शन करने में बड़ी दिक्कत आती है, हमें कौन सा टॉपिक पे हम काम करें। क्योंकि ऐसे नॉर्मल तो आपको सिलेक्ट करना आसान होता है कि आपको जब आप सेलेक्ट करने जाएंगे तो आपको पता लगेगा ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, सारे टॉपिक एक जैसे अच्छे लगते हैं। लेकिन जब उसके अंदर बात आएगी कि ये टॉपिक फिजिबल है कि नहीं फिजिबल है, इस टॉपिक में कौन सी स्टैट्स लगेगी, कितना सैंपल साइज लगेगा, कैसे डेटा कलेक्शन होगा, डेटा एनालिसिस कैसे होगा, फिर आप दूसरे को दिखाते हो तो दूसरा कहता है भाई ये तो ठीक नहीं है, आधुनिक समय के अनुसार ये तो बहुत पुराना टॉपिक है, ये तो थियोरटिकल का है, इसमें ये स्टैट्स नहीं लगेगी। इस तरह से ढेरों प्रश्न होते हैं, और सारे प्रश्नों का जवाब ढूंढने का प्रयास करते हो, फिर आपको लगता है अरे टॉपिक सही नहीं, दूसरा टॉपिक। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सभी के साथ आती है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम इसीलिए फर्स्ट स्टेप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो क्या क्या चीजें हैं, क्या होती है प्रॉब्लम, और इसके लिए कैसे हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे सिलेक्शन करना चाहिए। सबसे पहले फॉर्मुलेशन रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च क्वेश्चन इज इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परसुइंग अ रिसर्च। किसी भी अनुसंधान करने के लिए पहली इसेंशियल रिक्वायरमेंट है, बिना आपके टॉपिक सिलेक्शन के, समस्या के चयन के बिना आप अपने अनुसंधान का प्रारंभ नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, बट द फर्स्ट स्टेप फॉर pursuing a research, what is the essential step to pursue a research, what is the mandatory requirement to pursue a research, कई बार कई तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम इज ए क्वेश्चन प्रपोज्ड फॉर सॉल्यूशन। ये जो ए के सिंह, अरुण कुमार सिंह के उसके से बुक से लिया है मैंने, एक डेफिनेशन है। समस्या क्या है, समाधान के लिए प्रस्तावित एक प्रश्न है। अगर कोई पूछता है समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्यों कहते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हम सॉल्यूशन ढूंढने जा रहे हैं, और सॉल्यूशन हम किसका ढूंढते हैं, हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं, हम जनरल किसी चीज का सोल्यूशन नहीं ढूंढते। समाधान उसी का ढूंढा जाता है जहां समस्या होती है, जहां समस्या नहीं है वहां समाधान खोजने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए पूछा गया समस्या क्या है, तो समस्या एक समाधान के लिए प्रस्तावित प्रश्न है। अगर आपसे कोई कहता है प्रश्न, तो प्रश्न का मतलब है कि उसका हमें समाधान ढूंढना है, उसका आंसर ढूंढना है। तो आंसर ढूंढने का मतलब है इट इज लाइक अ प्रॉब्लम फॉर अस, हमारे लिए एक समस्या के साथ। आगे एक डेफिनेशन है, a problem is a interrogative sentence or statement that asks what relation exists between two or more variable। ये जो है क्रोएनक्रो की डेफिनेशन है। क्या है, प्रॉब्लम इज ए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक समस्या क्या है, एक प्रश्नवाचक वाक्य, और अथवा स्टेटमेंट एक कथन है, दैट आस्क व्हाट द रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन टू एंड मोर वेरिएबल, जो दो या दो से अधिक चरों के बीच में क्या संबंध है, इस बारे में जो पूछता है उसे हम समस्या कहते हैं। तो ये यहाँ देखिए दो चीजें आइडेंटिफाई हो रही है। एक तो समस्या जो है वो एक क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में भी लिखी जा सकती है, और समस्या जो है उसको एक कथन के रूप में भी लिखा जा सकता, दोनों रूपों में लिखा जा सकता है। चाहे आप प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में लिखें और चाहे उसे आप कथन के रूप में, दोनों रूपों में कैसे लिखा जा सकता है, जैसे नीचे देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑन पीपल परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेंटिव। अगर विभिन्न प्रकार के इंसेंटिव दिए जाते हैं, इंसेंटिव मतलब
वह कुछ पॉजिटिव देना, कुछ चाहे वो कोई सामान देना या पॉजिटिव कमेंट देना, अगर या रिवार्ड देना, अगर कोई पॉजिटिव इंसेंटिव दिया जाता है पीपल ने विद्यार्थियों को, तो उनके परफॉर्मेंस में इंक्रीजमेंट होता है, उनके परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट होता है। यानी कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, जैसे आप पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद में आपको कोई कहे बहुत बढ़िया वेरी गुड, आपको आप पढ़ रहे हैं तो आपको उसके बदले में कुछ ला करके गिफ्ट दे, तो ऐसे में क्या होगा, आपके परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होगा। तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन मार्क के रूप में जो है शोध समस्या है। व्हाट आर द इफेक्ट ऑन पीपल परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेंटिव। अगर जो विभिन्न प्रकार के जो इंसेंटिव दिए जाते हैं उनसे शिष्यों के, विद्यार्थियों के परफॉर्मेंस में क्या अंतर आता है या क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए जानने का एक विषय है। ये एक टीचिंग लर्निंग का एक टॉपिक है, उसमें टीचर के जानने का विषय है, एक शोध का विषय है विद्यार्थी शिक्षक के लिए, विद्यार्थी के लिए, कि वो जानना चाहता है कि अगर विद्यार्थी को विभिन्न प्रकार की जो इंसेंटिव दिए जाते हैं अगर वो दिया जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन कौन सा प्रभाव पड़ता है। जैसे देखिए इंसेंटिव कई प्रकार के होते हैं, आपने देखा होगा अटेंडेंस दी जाती है, क्लास में क्लैपिंग करवाई जाती है, सबके सामने पुरस्कृत दिया जाता है, मेडल दिया जाता है, न्यूज़पेपर में कटिंग आती है, स्टेज पे उसको सबके सामने उसका नाम बुलाया जाता है। तो ऐसे, और क्लास में टीचर जो है उसकी कॉपी पे गुड लिख देता है या उसे कोई गिफ्ट दे देता है। ऐसे बहुत सारे जो है रिवॉर्ड के प्रकार हैं। तो ऐसे में कौन सा इंसेंटिव सबसे ज्यादा अच्छा होता है, बच्चे को कॉपी में गुड देना या सबके सामने क्लैपिंग कराना या उसे बाहर से कोई गिफ्ट ला करके देना या उसे मेडल देना या उसे असेंबली में जब प्रेयर हो रही हो तब सबके सामने उसको उसकी प्रशंसा कहना। ऐसे में कौन सा इंसेंटिव है जो पीपल के ज्यादा अच्छा होता है, ये एक शोध का विषय है, क्योंकि अगर इससे पता चल जाएगा तो विद्यार्थी को मोटिवेट करना आसान होगा। ठीक है, तो ये, लेकिन अगर इसको आप, ये क्वेश्चन मार्क है, अगर आप इसको स्टेटमेंट के रूप में देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप इंसेंटिव ऑन पीपल परफॉर्मेंस। डिफरेंट टाइप इंसेंटिव का विद्यार्थियों के परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एक अध्ययन। ठीक है, तो यह एक स्टेटमेंट के रूप में है और ये जो अभी लिखा हुआ है ये प्रश्नवाच्य के रूप में। तो समस्या जो है आपकी, वो चाहे आप प्रश्नवाच्य के रूप में वाक्य में लिखना चाहें और चाहे उसको आप कथन के रूप में लिखना चाहें, दोनों रूपों में आप लिख सकते हैं। आपने देखा होगा आप जब रिसर्च पेपर डाउनलोड करिए या शोध गंगा शोध गंगोत्री से जाकर के आप जो है वो थीसिस या सिनॉप्सिस डाउनलोड करें, तो हाँ आपको दोनों तरह की चीजें मिल जाएंगी। कहीं कहीं जो है टॉपिक जो है वो क्वेश्चन मार्क में लिखा हुआ है यानी प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में, और कहीं कहीं जो है वो कथन के रूप में लिखा है, टू स्टडी, टू फाइंड आउट, टू एनालाइज, इस तरह से मिल जाएगा। या व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ, या हाउ सच योगा इफेक्ट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज, इस सब बहुत सारी चीजें आप, तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन कई बार आता है, पूछा गया है, क्या समस्या प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में लिखी जा सकती है, यस। क्या समस्या कथन के रूप में लिखी जा सकती है, यस। क्या समस्या प्रश्नवाचक और कथन के रूप में लिखी जा सकती है, यस। ठीक, आगे आते हैं कि कुछ क्राइटेरिया हैं। अब हम समस्या का चयन करते हैं, तो समस्या के चयन करने के लिए कुछ निश्चित क्राइटेरिया हैं, उन क्राइटेरिया पर एक समस्या को खरा उतरना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या होता है, नहीं समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन ऐसी समस्या लेनी है जो फिजिबल हो, जिस पे काम किया जा सकता है। तो इसलिए समस्या चयन करने से पहले जो शोधार्थी होता है उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि उनको ध्यान में रखे ताकि समस्या का चयन सही तरीके से कर पाए या टॉपिक का सिलेक्शन सही तरीके से कर पाए। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो क्या है, इट शुड बी पॉसिबल ऑफ इंपेरिकल टेस्टिंग। जो समस्या है उसका इंपेरिकल टेस्टिंग क्या हो, करना संभव हो। कि कैसे संभव, इसमें एक एग्जांपल के रूप में जैसे लिखा हुआ है, हाउ मेनी एंजल्स कैन डांस ऑन द हेड ऑफ ए पिन। एक एग्जांपल है कि एक सुई की नोक पे कितने एंजल्स डांस कर सकते हैं, ये एक एग्जांपल दिया हुआ। तो एक सुई की नोक पे कितने एंजल्स डांस करना क्या पॉसिबल है, पहली बात तो एंजल्स हमने देखे नहीं, और दूसरी बात अगर देखे भी हैं, मतलब एक इमेजिन भी कर लेते हैं कि हाँ भाई चलो होते हैं एंजल्स जो होते हैं हमने सुना है, तो क्या वो सुई की नोक पे डांस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज में इसका टेस्टिंग करना बड़ा मुश्किल काम है, सुई की नोक पे किसी को डांस कराना बड़ा मुश्किल काम है। तो समस्या यानी ऐसी होनी चाहिए जिसपे इंपेरिकल टेस्टिंग की जा सके, जिसपे डेटा का कलेक्शन किया जा सके। ऐसी समस्या हो जो काम करना मुश्किल हो, कि भाई हम क्या कर सकते हैं, संजीवनी बूटी ले आएंगे हनुमान जी की तरह से, इट इज नॉट पॉसिबल। आप नहीं ला सकते हैं उस तरह की, क्योंकि वो चीज संभव नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनको आप ले सकते हैं, लेकिन जिनका डेटा कलेक्शन जो होता है वो बड़ा मुश्किल होता है, यानी इंपेरिकल टेस्टिंग नहीं हो पाती है। वो सारी समस्याएं जो होती हैं वो फिलोसफिकल होती हैं, दार्शनिक होती हैं या आध्यात्मिक होती हैं, जो इमेजिन तो की जा सकती है,
थिंकिंग की जा सकती है, लेकिन जब डेटा कलेक्शन की बात आएगी, एम्पेरिकल टेस्टिंग की बात आएगी, तो वो पॉसिबल नहीं। तो ऐसी चीज़ों से जो रिसर्चर होता है उसको बचना चाहिए, उसको समस्या ऐसी लेनी चाहिए जैसे डेटा कलेक्शन करना आसान, जिस जो समस्या मूर्त हो, ज्यादा से ज्यादा अमूर्त ना हो। प्रॉब्लम शुड बी एक्सप्रेस अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। समस्या ऐसी चयन करनी चाहिए जिसमें दो या दो से अधिक जो चर हैं उनके बीच के संबंध को पूछा गया हो या दर्शाता हो। इन समस्या ऐसी हो जिसमें प्रॉब्लम जो है उसमें जो वेरिएबल लिए गए हैं उस वेरिएबल में आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन पूछा जा रहा हो कि ए बी को इम्पैक्ट करता है या ए जो है बी सी को इम्पैक्ट करता है। तो इस तरह से क्या है, आपसी संबंधों को जाना जा सके, कोरिलेशन किया जा सके। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि समस्या ऐसी चयन करें जिसमें क्या है कि वो आपस में जो वेरिएबल के बीच के जो रिलेशन है उसको रिफ्लेक्ट करता हो। देखिए इसीलिए जो ऊपर क्रो एन क्रो की डेफिनेशन है उसमें भी लिखा हुआ है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट दैट आस्क रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन, और दो या दो से अधिक चरों के बीच में क्या संबंध है। तो इसलिए समस्या ऐसी चयन करें जिसमें संबंधों के बारे में पूछा जाए, भूल ना हो। ऐसा हो कि समस्या पढ़ने के बाद वो कुछ क्लियर ना हो पाए, नहीं। समस्या बिल्कुल या तो क्वेश्चन के फॉर्म में लिखिए या तो स्टेटमेंट लिखिए, लेकिन वो बिल्कुल क्लियर हो, इसको पढ़ने के बाद में ये समझ में आ जाए कि वास्तव में किस चीज पर रिसर्च करने जा रहा है शोधकर्ता। ठीक है। डू टीचर कमेंट कॉज इम्प्रूवमेंट इन स्टूडेंट परफॉर्मेंस। क्या जो टीचर्स के कमेंट होते हैं उससे स्टूडेंट के परफॉर्मेंस में जो है अंतर पड़ता है। ठीक है। तो ऐसी चीजें हैं कि क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो हमें ध्यान रखना है कि कमेंट, टीचर से कमेंट कई प्रकार के होते हैं, तो हम क्या कमेंट्स को मेजर कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसी मतलब समस्या हो जो क्लियरिटी को दिखा रही हो, ऐसी समस्या न हो जो अपने आप में ही एक प्रश्नवाचक वाक्य खड़ा कर रही हो। तो क्लियर हो, स्टेटमेंट में हो या क्वेश्चन फॉर्म में, जो हो क्लियर। इसके साथ और भी कई सारे क्राइटेरिया हैं कि जो ये तो केवल बेसिक क्राइटेरिया लिखे हैं, कुछ और भी क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना कि प्रोमेसी हो, ज्यादा ब्रॉड ना हो। कभी कभी क्या होता है, जो शोधकर्ता होता है बहुत बड़ी समस्या ले लेता है। जैसे मैंने एक देखा था, प्रेजेंटेशन हुआ था, वहाँ शोधकर्ता ने समस्या ले ली कि मध्यकालीन भारत में कृषि व्यवस्था। ठीक है। अब मध्यकालीन भारत मतलब मुगल काल। अब मुगल काल जो चल रहा था वो 500 वर्षों तक भारत में चल, ठीक, भारत में 500 वर्षों तक मुस्लिमों ने राज किया। ठीक है। अब 500 वर्ष तक, 1200 से लेकर 500 वर्षों तक राज किया, 500 वर्षों तक आप कृषि व्यवस्था का कैसे अध्ययन कर पाएंगे। बहुत ही ब्रॉड प्रोस्पेक्ट, बहुत ही ब्रॉड है। वैसे में क्या है कि जब शोध जो कमेटी बैठी थी उसने सजेशन दिया कि भाई मुगल काल जो है, मध्यकाल जो है, बहुत 500 वर्षों तक है, तो आपको बड़ा मुश्किल है। ऐसे में क्या कर सकते हैं, आप किसी एक को ले लीजिए, जैसे अकबर के या जहांगीर के या शाहजहां के शासनकाल में या बाबर, हुमायूं, इसके ऐसे कोई एक पार्ट ले लीजिए, किसी एक जो शासक था उस शासनकाल में कृषि व्यवस्था में क्या सुधार हुए, उन चीजों के बारे में लीजिए। लंबा ब्रॉड टॉपिक दीजिए, इस पर स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो ये भी ध्यान में रखना है कि ज्यादा ब्रॉड नहीं होना चाहिए। इसके सिवा टॉपिक ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। एक्सपेंसिव मतलब ज्यादा लागत वाला नहीं, अपने क्षमता के अनुसार होनी चाहिए। जैसे अब कोविड का टाइम चल रहा है, आप कोई ऐसी स्टडी ले ले इसमें कोविड के ऊपर जो है क्लिनिकल रिसर्च की बात कर दे कि उस पे जो है कोविड पे जो है कितना योग करने से, सिंपल मिलते हैं, योग करने से बॉडी पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, उसका इम्यूनिटी कितना बढ़ता है, वाइट WBC कितनी बढ़ती हैं, उसका लंग्स पे क्या इन्फेक्शन कितना इम्पैक्ट पड़ता है, इन्फेक्शन कितना कम होता है। अब ये क्या है, क्लिनिकल ट्रायल है। ठीक है। क्योंकि सारी चीजें क्या है, पूरी क्लिनिकल है। क्लिनिकल होने के लिए क्या है, अब आपने स्टडी ले ली और स्टडी लेने के बाद में पता क्या लिया, शोधकर्ता ने तो लिया, लेकिन शोधकर्ता के पास तो अब नंबर एक पेशेंट नहीं है, क्योंकि कोविड जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल में भर्ती होता है, वो आपके पास तो आएगा नहीं। कोविड पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती, हॉस्पिटल में क्या है, उसको डॉक्टर की रख रखाव में कंट्रोल इन्वायरमेंट में रखा गया है। फिर आप जो भी कराने जा रहे हैं तो उसको कंट्रोल इन्वायरमेंट में कराने के लिए आपके पास उपयुक्त स्थान होना चाहिए, लैब होनी चाहिए। फिर उस पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस इम्पैक्ट को चेक करने के लिए प्रॉपर लैब होनी चाहिए, जहां लैब में आप उसको प्रत्येक चीज को मेजर कर सके। पता चलता है कोविड का टेस्ट कराने 2,000 लग रहा है और आपके पास उसको पर डे मेजर करने के लिए इतने हैवी इक्विपमेंट्स भी नहीं है, इतने रख रखाव की चीजें नहीं है, तो आपके लिए इतना ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा कि आप
उसको कर नहीं पाएंगे। तो हमेशा शोधार्थी को ध्यान रखना है कि जो प्रॉब्लम हो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, ज़्यादा उसमें खर्च न लग रही हो, अगर जब तक कि वो फंडेड ना हो। ये भी ध्यान रखना, अगर फंड मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, कहीं से सपोर्ट मिला तो ठीक है। अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा, आपने अपनी तरफ से ले ली तो खूब पैसा लग जाएगा, मेहनत ज़्यादा लगी और पैसा। तीसरी चीज़ क्या है इसके आगे, प्रॉब्लम जो ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं होनी चाहिए, यानी ज़्यादा समय को ध्यान रखते, ऐसी नहीं समस्या ऐसी लेनी जिसमें आप पता लगे आज से शुरू करना कि 10 साल तक आप शोध ही कर रहे हैं। समस्या ऐसी लेनी चाहिए जो आपके स्टडी के अनुसार हो, टाइम ड्यूरेशन के अनुसार, ज़्यादा हो ना हो, ज़्यादा टाइम ना लगे। इसके सिवा है समस्या में और ध्यान रखना चाहिए समस्या चयन करते समय कि समस्या में आपकी मेहनत कितनी लग रही है। ठीक है, ऐसा ना हो कि समस्या इतनी भारी भरकम ले ली कि आप भी परेशान हैं और आपके हेल्प के लिए 4 लोग और परेशान हैं। अपने लेवल के अनुसार समस्या प्रॉब्लम लेनी चाहिए। ज्यादातर देखा गया है कि लोग क्या करते हैं, तो दूसरे को देख करके टॉपिक का सिलेक्शन कर लेते हैं और फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि आपके पास कितने रिसोर्स हैं, अपने रिसोर्स के अनुसार ही आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम को लेना है। ज़्यादा ना ब्रॉड हो, ना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, ना ज़्यादा लॉन्ग टाइम लगने वाली हो। ठीक है, और आपके इंटरेस्ट के अनुसार। कभी कभी ये भी होता है कि प्रॉब्लम ले ली और प्रॉब्लम का इंटरेस्ट नहीं है, किसी के देखा देखा ले लिया, गाइड ने सजेस्ट कर दिया, तब भी ध्यान रखना है कि आपके इंटरेस्ट होगी तो आप मेहनत से काम करो, बिना इंटरेस्ट के हो जाएगी क्योंकि रिसर्च लंबा चलता है, तो ऐसे में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है, इनको ध्यान में रखना है। इसके सिवा एक चीज और पूछी जाती है, क्वेश्चन आता है कई बार, अभी देखा है मैंने, सोर्सेस ऑफ प्रॉब्लम। सोर्स के बारे में पूछा गया है कि समस्या चयन करने के स्रोत क्या होते हैं, सोर्स क्या होते हैं। तो कुछ चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले समस्या चयन करने के बहुत सारे सोर्सेस हैं, शुरुआत खुद से करते हैं। तो सबसे पहले चीज होती है समस्या चयन करने का सेल्फ इंट्यूशन, सेल्फ एक्सपीरियंस। अपना इंस्टीट्यूशन, अपना खुद का अनुभव कितना है, अपना खुद का इंट्यूशन कितना हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे मन में खुद से चीजें आती हैं और हमें लगता है कि हमें चयन करना चाहिए, ये हमारे सामने वैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। आपने देखा होगा, अभी पिछले बार मैंने पढ़ा कि गुजरात का एक विद्यार्थी था, उसके जो पिताजी हैं वो माइंस मिलिट्री में थे, माइंस ब्लास्ट हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो उन्होंने उसने क्या किया, वो अध्ययन करता था और अध्ययन करने के बाद में उसने जो है एक ऐसा ड्रोन डेवलप किया, जो ड्रोन क्या है कि वो आगे आगे चलेगा और माइंस जहां भी होगी वो आइडेंटिफाई कर देगा। तो ऐसे में क्या है, उसका उसके सामने ऐसी प्रॉब्लम जनरेट हुई, इसलिए उसने उसका ऐसा समाधान ढूंढ लिया। या कभी कभी अपना स्वयं का अनुभव होता है कि हम जो है कोई काम कर रहे थे, उस काम में हमें प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम को समाधान ढूंढने के लिए जो है हमने कोई रिसर्च कर डाला। तो ये होता है। या आपने देखा होगा भाप का ढक्कन गिरा तो स्टीम इंजन बना दिया गया। या आपने देखा कि ऊपर से सेब गिरा तो ग्रेविटी की थ्योरी दे दी गई। तो ये सेल्फ एक्सपीरियंस के थ्रू आ जाती है। इसके सिवा क्या है, समस्या स्रोत क्या है, मैगजीन है। आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप की मैगजीन आती है, रिसर्च मैगजीन भी आती है जिससे रिसर्च जर्नल कहते हैं, और नॉर्मल मैगजीन आती है। तो मैगजीन पढ़ रहे थे, आपको मैगजीन में कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई तो आपने वहां से ले लिया। या जो शोध जो जर्नल होते हैं, रिसर्च जो जर्नल होते हैं, रिसर्च जर्नल आपने पढ़ा तो आपने देखा कि एक डायमेंशन पे काम हुआ, दूसरे डायमेंशन पे काम नहीं हुआ, तो आपने वहां से लिया। या कोई रिसर्च गैप है, या रिसर्च कॉन्फ्लिक्ट है, या नॉलेज इन्हांसमेंट के लिए है। तो इस तरह से ये न्यूज पेपर है, या आपका जो गाइड है, या कोई आपको सपोर्ट बताने वाला। तो इस तरह से कई सारे सोर्सेस हैं जहां से आप समस्या का चयन कर सकते हैं। यानी समस्या चयन करने का ऐसा नहीं कोई फिक्स है, कोई बताएगा आपको, आप कहीं से भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जा सकती। तो ये क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक, तो हमारे आज का पहला जो स्टेप है रिसर्च प्रॉब्लम, ये कंप्लीट। तो इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे जो स्टेप है उसके बारे में बताएं। देखिए इतना ही काफी नहीं है, आप यहाँ ध्यान रखिए, रिसर्च प्रॉब्लम मैंने कहा नहीं, कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेप। तो हमें पूरा का पूरा प्रिकॉशंस रखना है, पूरा पूरा ध्यान रखना है कि समस्या चयन में किसी प्रकार की कोई चीज, क्योंकि एक बार चयन कर लिया, खासकर जो पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं, जैसे आप पीजी में हैं और पीजी के बाद आप कहीं ना कहीं ज्यादा फिनिश करने पर पीएचडी के लिए इनरोल होंगे, सबसे स्टेप्स होती है, क्योंकि एक बार आपने ले लिया पूरे लाइफ, वो आपको पीएचडी जो आप करेंगे वो आपको 4-5 साल तो टाइम जाएगा ही, प्लस आप जहाँ भी जाएंगे तो आपसे पीएचडी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिलेक्शन ऑफ इज वेरी एसेंशियल जब आप कोई रिसर्च करने का। आगे आते हैं फिर, कोई प्रश्न नहीं है तो फिर है हाइपोथेसिस।
सेकेंड स्टेप। अब देखिए कि हाइपोथेसिस से पहले एक स्टेप हमने और पढ़ाई थी, वो पढ़ाई थी लिस्टिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव। ठीक है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव के तो वो रिसर्च ऑब्जेक्टिव के बारे में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई टाइप्स नहीं है कि उद्देश्य इतने होने चाहिए, उद्देश्य इतने प्रकार के होने चाहिए, तो जिसके लिए ध्यान रखना चाहिए, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। जनरल रूप से आपको जो इंट्रोडक्शन मिलता है, रिसर्च इंट्रोडक्शन, रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और रिसर्च प्रॉब्लम, उसी के अंदर आपको मिल जाता है कि समस्या चयन कर ली, तो समस्या चयन करने के पीछे उद्देश्य क्या था या शोध का उद्देश्य क्या था। कि हम कोई भी समस्या चयन करते हैं तो क्यों चयन करते हैं, यही प्रश्न हमारे मन में आता है। तो ये प्रश्न जो उत्तर होता है वही हमारा उद्देश्य कहलाता है। तो शोध के उद्देश्य क्या है, तो हमेशा याद रखिएगा जो शोध का उद्देश्य है वो क्लियर होगा। जितना ज्यादा शोध का उद्देश्य आपका क्लियर होगा उतनी ज्यादा अच्छी रिसर्च मानी जाती है। कहीं भी जाएंगे, कहीं भी आपने अगर थीसिस डिसर्टेशन सबमिट किया होगा तो आपके गाइड ने जरूर बताया होगा, जैसे हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं पहला क्वेश्चन होता है, अच्छा ये समस्या आपने यही प्रॉब्लम क्यों ली, इस प्रॉब्लम से क्या फायदा होगा, इसकी फिजिबिलिटी कितनी है, ठीक है, इसका फ्यूचर में कितना जो है कितना इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो ये सारे प्रश्न का जवाब जो होता है शोध उद्देश्य के माध्यम से दिया जाता है। शोध के जो उद्देश्य होते हैं वो एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, कभी हो सकते हैं। इवन एक उद्देश्य के लेकर के भी रिसर्च की जा सकती है, की जाती है, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव के लेके उसके साथ कई सारे ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं, लोग 4, 5, 6 भी बना लेते हैं। और जो उसके बाद में उसके अंदर सब ऑब्जेक्टिव भी बनाते हैं। हमारी हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को बोलते हैं परिकल्पना। ये हाइपोथेसिस है क्या, पहले इसका एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं फिर आगे। हाइपोथेसिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंग्लिश वर्ड टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड हाइपो एंड थेसिस। जो हाइपोथेसिस है इंग्लिश वर्ड है जो कि ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना, हाइपो एंड थेसिस। तो हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, ग्रीक भाषा के जो दो शब्द, इसमें हाइपो का मतलब होता है टेंटेटिव, तो थेसिस का मतलब होता है स्टेटमेंट, यानी संभावित कथन, टेंटेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, संभावित, टेंटेटिव मतलब संभावित और स्टेटमेंट मतलब कथन। संभावित कथन यानी परिकल्पना का मतलब है कि ये किसी संभावित कथन के बारे में बात कर रहे हैं, कोई परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, संभावित है, मे बी और नॉट मे बी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में जो बात करता है उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो आगे आते हैं, हाइपोथेसिस ए कंजेक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ द रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल। करलिंगर ने कहते हैं हाइपोथेसिस जो है ये एक अनुमानित कथन है जो ये बताता है कि दो या दो से अधिक चरों के बीच में क्या संबंध है, कैसा अनुमानित संबंध। देखिए इसमें और आपको प्रॉब्लम है, जो रिसर्च प्रॉब्लम हमने ऊपर पढ़ी उसमें और दोनों में अंतर मिल जाए, अंतर बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा देखने में बिल्कुल एक जैसी ये भी लगती है। समस्या क्या है, दो या दो से अधिक चरों के बीच में क्या संबंध है, ये जो बताता है उसे शोध समस्या कहते हैं। दो या दो चरों के बीच में संभावित संबंध क्या है, ये जो बताता है उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो क्वेश्चन जो होता है वो प्रश्न पूछता है और हाइपोथेसिस जो होता है वो उसका जवाब देता है। ठीक है, जो रिसर्च क्वेश्चन है, जो रिसर्च प्रॉब्लम है, वो क्वेश्चन आस्क करता है व्हाट इज द रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन मोर टू एंड मोर देन टू वेरिएबल, एंड हाइपोथेसिस टोल्ड अस दैट देयर इज ए टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट दैट, कि ये रिलेशन इनके बीच में एग्जिस्ट करता है, इट मे बी और नॉट मे बी, ये एग्जिस्ट करता है, वो बताने का प्रयास करता है। अब आपको ये चेक करना है कि वो सही है या गलत है। एक संभावित कथन बताता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप इंसेंटिव और पीपल परफॉर्मेंस, डिफरेंट टाइप के इंसेंटिव देने पर विद्यार्थी के पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके परफॉर्मेंस पे। तो एक स्टेटमेंट बनाया जा सकता है, एक हाइपोथेसिस बनाई जा सकती है, देयर इज ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेंटिव ऑन पीपल परफॉर्मेंस, की डिफरेंट टाइप के इंसेंटिव देने से विद्यार्थी के परफॉर्मेंस पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट हमने बना दिया, ये समस्या का समाधान दे दिया। ऊपर प्रश्न पूछा गया कि क्या इसका एक कोई इम्पैक्ट पड़ता है, हाइपोथेसिस के माध्यम से समाधान दिया गया, हाँ इसका इम्पैक्ट सकारात्मक पड़ता है। ये जो है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस बना सकते, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन इंसेंटिव, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेंटिव एंड पीपल परफॉर्मेंस, डिफरेंट टाइप के इंसेंटिव और पीपल परफॉर्मेंस के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं, तो ये भी कहा जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रॉब्लम है और जो हाइपोथेसिस है उनमें प्रॉब्लम जो होती है वो कथन होती है, और जो हाइपोथेसिस होती है उसका एक टेंटेटिव समाधान होता है।
है, इसलिए देखने में वो एक जैसी ही रहती है। अंतर है दोनों में, बहुत बड़ा अंतर है, और क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और क्या क्वेश्चन पूछा गया है वो आगे जब हम विशेषताएं पढ़ेंगे हाइपोथेसिस में तो उसमें बताएंगे। इट इज ए प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन फॉर ए फिनोमेना, जैसे हमने पूछा कहा था पहले, समस्या क्या है, शोध के लिए समस्या क्या है, समाधान के लिए प्रस्तावित प्रश्न है। उसी तरह से परिकल्पना क्या है, ये एक्सप्लेनेशन है किसी समस्या का, किसी घटना का एक्सप्लेनेशन है, प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन है, परमानेंट नहीं, प्रपोज्ड है। अब चेक किया जाएगा कि सही है या नहीं सही। हाइपोथेसिस मेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेड एविडेंस एज ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब आगे है कि हाइपोथेसिस जो है वो बनाई कैसे जाती है, तो हमें हमेशा जो हाइपोथेसिस है वो बनाई जाती है लिमिटेड एविडेंस के आधार पे, जो उसके स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। जैसे आप योग का इम्पैक्ट देखने जा रहे हैं, तो योग इम्पैक्ट देखने के लिए आपने एक थीसिस बनाई कि देयर इज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ योगा ऑन मेंटल हेल्थ, तो मेंटल हेल्थ पे योग का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, आपने एक हाइपोथेसिस बना ली, आप मेंटल हेल्थ पे स्टडी करने जा रहे हैं। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई आपने किस आधार पे कह रहे हैं कि योग का मेंटल हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है, भाई कौन सा बेसिस है। कोई ना कोई आधार होना चाहिए, उसी आधार के बाद में तो आप, जैसे हम लोग कहीं धुआं देखते हैं तो कहते हैं नहीं आग लगी, कहीं बादल देखते हैं हम कहते हैं पानी बरस, गीला हुआ जमीन गिरी तो हम कहते हैं पानी बरसा होगा। तो उसी तरह से कुछ तो लॉजिक होना चाहिए, कुछ तो रीजन होना चाहिए। तो कह सकते हैं भाई मेंटल हेल्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि योग करने से मन प्रसन्न रहता है, योग करने से स्ट्रेस दूर होता है, योग करने से बॉडी रिलैक्स होती है, योग करने से माइंडफुल माइंड मस्तिष्क शांत रहता है। तो ये जो सारे लक्षण है मेंटल हेल्थ से मिलते जुलते हैं, इसलिए योग का जब इन चीजों पे प्रभाव पड़ता है तो मेंटल हेल्थ पे भी प्रभाव पड़ता होगा निश्चित रूप से। इसको हम स्टडी के माध्यम से क्या है चेक करना चाहते। तो ये क्या है, कुछ एविडेंस थे, उस एविडेंस के आधार पे आपने प्रूव करने का प्रयास किया। अब एक क्वेश्चन आया था एक बार कि गुड हाइपोथेसिस जो होती है वो किस तर्क पे आधारित होती है। देखिए दो तर्क मेन होते हैं, आपने सुना होगा, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, आगमनात्मक और निगमनात्मक। आगमनात्मक एग्जाम्पल टू प्रिंसिपल, और निगमनात्मक प्रिंसिपल टू एग्जाम्पल, यानी सिद्धांत से उदाहरण की तरफ और उदाहरण से सिद्धांत की तरफ, दो चीजें होती हैं। जैसे शिक्षक पढ़ाता है, या तो पहले उदाहरण देगा फिर सिद्धांत बताएगा, या पहले सिद्धांत बताएगा और फिर उदाहरण देगा। जैसे आप बताते हैं पहले योग का प्रैक्टिकल करें, करा देंगे, फिर बता योग का प्रैक्टिकल करने के बाद आप फायदा दिखाते हैं, देखिए ये उदाहरण है और इससे ये फायदा हुआ सिद्धांत, या आप पहले बता देते हैं कि इससे ये फायदा होने वाला है, तो ये जो है सिद्धांत बताते हैं। तो दोनों चीज हो सकती हैं, चाहे सिद्धांत पहले उदाहरण बाद में, या उदाहरण पहले और सिद्धांत बाद में। तो जो क्वेश्चन आया था कि जो अच्छी परिकल्पना होती है वो किस प्रकार के तर्क पर आधारित होती है, तो हमेशा जो एक अच्छी परिकल्पना हुई है वो किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित होती है। सिद्धांत पे क्यों आधारित होती है, क्योंकि सिद्धांत जो होता है वो हमेशा किसी न किसी चीज को देख करके पहले बनाया जा चुका होता है, पहले से निर्मित होता है, सिद्धांत वेरीफाई किया जा चुका होता है, और वो टेस्टिंग की प्रक्रिया से गुजर चुका होता है, इसलिए उसको आधार बनाया जा सकता है। मात्र किसी को देख करके, जैसे हम कहते हैं धुआं है तो निश्चित रूप से आग होगी, हम ये क्यों क्यों कहते हैं, क्योंकि कई बार देखा जा चुका है ऐसा कि जहां आग जलती है वहां धुआं होता है, ऐसा कई बार देखा जा चुका, हमेशा देखा जा चुका, इसलिए हम कहते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ही कह दें कोई चीज कि जनरल मतलब है, बिना सिद्धांत के कह दे, उदाहरण के आधार पर कह दे कि ये जो है हल्का सा कहीं धुआं देखा, कहीं काला काला सा देखा तो आपने कह दिया कि ये देखिए जो है यहाँ आग लगी हुई है, नहीं, वो धुआं, कालेपन से आग का कोई लेना देना नहीं है, धुएं से आग का में हमें हमेशा में ध्यान रखना है। जो अच्छी परिकल्पना होती है वो हमेशा किसी न किसी सिद्धांत पे आधारित होती है, या परिकल्पना का आप निर्माण करने जा रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि परिकल्पना निर्माण करने से पहले आप उस परिकल्पना को पुष्ट करने के लिए, उस परिकल्पना को आधार देने के लिए किसी न किसी सिद्धांत को आधार बनाइए। उस सिद्धांत के आधार पर ही आप परिकल्पना निर्मित करेंगे तो ज्यादा अच्छी होगी। चलिए कुछ परिकल्पना की विशेषताएं हैं ये पढ़ लेते हैं, 20 मिनट का टाइम है हमारे पास। सबसे पहले परिकल्पना की विशेषता ये है कि ये कंजेक्टुअल स्टेटमेंट होता है, यानी ये टेंटेटिव स्टेटमेंट है, संभावित कथन है। संभावित का मतलब मे बी और नॉट भी, हो भी सकता है और सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, इस पे जांच किया जाना है। हाइपोथेसिस है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एविडेंस, ये क्या है, हमारा जो एविडेंस है जिसको हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसको एक लॉजिकल रूप से, हमने कहा योग का मेंटल हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है, क्यों पड़ता है, तो हमने एक सीक्वेंस बनाया लॉजिकल पे, देखिए इसका स्ट्रेस कम होता है, इससे जो है बॉडी रिलैक्स होती है, इससे मन शांत होता है, तो इसलिए
ठीक है। उसके बाद हाइपोथेसिस फिर आ जाए एक बार, ये देखिए स्टेटमेंट बहुत बढ़िया है, जो रेड में लिखा हुआ है इसलिए हाईलाइट किया कि इंपॉर्टेंट। हाइपोथेसिस और ऑलवेज इन डिक्लेरेटिव सेंटेंस फॉर्म। हाइपोथेसिस जो है वो किस फॉर्म में लिखी जाती है? हमेशा घोषणात्मक रूप में, डिक्लेरेटिव होता है। ऑलवेज डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव का मतलब होता है, डिक्लेरेटिव का मतलब होता है कि आप बताने जा रहे हैं, क्लियर करने जा रहे हैं कि इसका इससे इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए जो स्टेटमेंट होता है, जो प्रॉब्लम होती है, कभी कोई इसमें क्वेश्चन आया था, मैं एक इंटरव्यू में गया था तो मुझसे खुद पूछा गया कि जो है समस्या और जो है परिकल्पना, इन दोनों में संबंध क्या है और इन दोनों में भिन्नताएं क्या है, पूछा गया था। क्या जो परिकल्पना होती है या जो समस्या होती है, इसमें से ऐसी कौन सी चीज होती है जो डिक्लेरेटिव फॉर्म में लिखी जाती है, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट के रूप में लिखी जाती है? तो वो होती है परिकल्पना। परिकल्पना क्यों स्टेट लिखी जाती है डिक्लेरेटिव फॉर्म में? क्योंकि यहाँ पर आप सीधा सीधा रिलेशन बताने जा रहे हैं कि योग का मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, आपने बता दिया, या आपने बताया कि योग का मेंटल हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। दोनों बिल्कुल आप क्लियर बता रहे हैं। लेना देना नल परिकल्पना बना रहे हैं तो लेना देना नहीं है बता रहे हैं। वो अगर आप डायरेक्शनल बता रहे हैं तो ये बता रहे हैं सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन जो समस्या होती है वो हमेशा ये पूछती है क्या योगा और मेंटल हेल्थ में कोई रिलेशनशिप है, वो प्रश्न करती है, वो डिक्लेरेशन नहीं करती है, वो डिक्लेयर नहीं करती। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो हाइपोथेसिस होती है वो हमेशा डिक्लेरेटिव फॉर्म में लिखी जाती है, घोषणात्मक वाक्य के रूप में लिखी जाती है। दे रिलेट आइदर जनरली और स्पेसिफिक, या तो सामान्य रूप से या विशेष रूप से एक दूसरे से जुड़ी होती है, एक चर से दूसरे चर से। फिर क्या आगे लिखा है? टेंटेटिव सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या का टेंटेटिव सोल्यूशन है। वर्किंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ थ्योरी, थ्योरी का क्या है? वर्किंग इंस्ट्रूमेंट है। वर्किंग इंस्ट्रूमेंट क्यों? क्योंकि जब हम रिसर्च करने जाते हैं तो रिसर्च के बाद जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हाइपोथेसिस को ही आधार बना के हम चेक करने का प्रयास करते हैं। यानी हाइपोथेसिस क्या है? मान लिया गाइड है, क्योंकि हमने कह दिया भाई कि योग का मेंटल हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है, अब हम सिद्ध करने जा रहे हैं, हम उसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो ये हमारी वर्किंग, क्योंकि हम आप समस्या पे काम नहीं कर रहे हैं, हम किस पे काम कर रहे हैं? हम समस्या की जगह हम हाइपोथेसिस पे काम करना शुरू कर रहे हैं। हम हमने हाइपोथेसिस को जो हमने बनाई है उसको हम टेस्टिंग करने जा रहे हैं। हाइपोथेसिस कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम थ्योरी फ्रॉम अदर हाइपोथेसिस। अब यह है कि अगर हमें हाइपोथेसिस बनाने हो तो हम कैसे बनाएंगे? हाइपोथेसिस मैंने कहा नहीं, किसी सिद्धांत को आधार दे करके बना सकते हैं, या किसी रिसर्च में पहले से कोई हाइपोथेसिस बनी हुई है उसको भी आप आधार बना के अपनी हाइपोथेसिस का निर्माण कर सकते हैं। इट कैन बी टेस्टेड, यस। समस्या जो होती है उसका टेस्ट नहीं किया जाता है, लेकिन जो परिकल्पना होती है उसकी टेस्टिंग की जाती है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि जो है टेस्टिंग किसकी जाती है, समस्या की या परिकल्पना की? तो आपको याद रखना कि जो टेस्टिंग है वो हमेशा परिकल्पना की जाती है। हाइपोथेसिस नेवर रियली प्रूव और डिस्प्रूव। जो हाइपोथेसिस होती है वो वास्तव में कभी प्रूव और डिस्प्रूव नहीं होती, वो क्या होती है? हमेशा एक्सेप्ट एक्सक्यूज होगी मी या। सर। हाँ बताएं। सर आपका ये जो स्क्रीन आप पढ़ा रहे हैं ये पूरा नहीं दिख रहा सर, जो नीचे के पॉइंट्स है वो डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं आपके। आप बोल रहे हैं? जी, करेक्टरिस्टिक्स के जो थर्ड पॉइंट है जो आपने पढ़ाया, हाइपोथेसिस इज ऑलवेज इज डिक्लेरेटिव सेंस, इसके आगे दिखाई नहीं दे रहा है सर। विजिबल अभी नहीं हो रहा? हाँ नहीं सर, ओके भाई, ये तो सिर्फ 3 पॉइंट्स ही हो रहे हैं सर। ओके, कोई नहीं, बस लीजिए, होने लगा। अब विजिबल हो रहा है? हाँ जी सर अब हो रहा है। ठीक। ठीक। तो ये क्या है? जी। टेंटेटिव हम बता रहे थे आपको कि इट कैन बी टेस्टेड। ये क्वेश्चन आता है हमेशा कि हम किसको टेस्टिंग करते हैं, वास्तव में हम समस्या को टेस्ट करते हैं या परिकल्पना को टेस्ट करते हैं? तो हमेशा जो टेस्टिंग है वो परिकल्पना की जाती है, समस्या की नहीं। आपको याद रखना है। उसके बाद बता रहे थे कि जो हाइपोथेसिस होती है वो कभी एक्चुअली प्रूफ और डिस्प्रूफ नहीं होती है। वो क्या होती है? एक्सेप्ट होती है या रिजेक्ट होती है। या तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं या तो हम उसको रिजेक्ट कर लेते हैं। ठीक। इट इज लाइक ए प्लेइंग ए गेम ऑफ चांस। हाइपोथेसिस क्या है? एक तरह से प्लेइंग गेम ऑफ चांस, यानी चांस का गेम आप खेल रहे हैं। आपने हाइपोथेसिस बनाई है, वो आप डेटा कलेक्शन करेंगे, डेटा को एनालिसिस करेंगे। हो सकता है आपकी जो हाइपोथेसिस वो प्रूफ हो, वो एक्सेप्ट हो जाए, हो सकता है आपकी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए। तो ये गेम का चांस है। उसके बाद है हाइपोथेसिस इनकॉर्पोरेट द थ्योरी और पार्ट ऑफ इट इट इज टेस्टेबल और नियर टेस्टेबल। कि हाइपोथेसिस होती जो है वो किसी थ्योरी से हम निकालते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, फिर और पार्ट ऑफ या किस सिद्धांत का किसी पार्ट होती है। इट टेस्टेबल और नियर टेस्टेबल, ये या तो चैन हम इसको टेस्ट करने जा रहे होते हैं, ये नियर टेस्टेबल। नियर टेस्टेबल मतलब हम अभी हमने निर्माण किया है, हम आगे इसको टेस्ट करेंगे। ये क्या है? कुछ हाइपोथेसिस की क्या है विशेषताएं हैं, और ये जो है
इसके सिवा और भी कई सारी विशेषताएं हैं, जैसे जैसे एग्जाम में आती हैं वैसे वैसे आप पढ़ सकते हैं। ये जो प्रीवियस जितने पेपर में जो आई थी हाइपोथेसिस के बारे में, और वहां से जो है मैंने उसको एक्सट्रैक्ट करके आपके इसमें लिख दिया है, इनकॉर्पोरेट कर दिया है। तो यानी ये किताब की लिखी हुई नहीं है, जो प्रीवियस के नेट के जो पेपर आए थे वहीं से मैंने निकाल के लिखा है। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे ही प्रश्न आएंगे। और आप अब क्या होता है, पहले एक आप क्वेश्चन का एक आंसर लिखा होता है, अब आप जानते हैं कि कई सारे ऑप्शन के होते हैं, उन ऑप्शन में से हमें सिलेक्शन करना होता है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो आप ध्यान रखिएगा, इन सारी विशेषताओं को आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब इसके बाद है क्राइटेरिया ऑफ हाइपोथेसिस और टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। और जो है ये मैं कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें से ब्लैक बोर्ड का व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा बताने के लिए। तो अभी कुछ किसी को पूछना है तो पूछ सकता एक्सक्यूज है मी सर। मुझसे। सर, जो आपने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाँ हाइपोथेसिस में ना जो बताएं। थर्ड पॉइंट बताया ना, वो दोबारा से रिपीट बता दीजिए सर एक बार। जो हमारा थर्ड पॉइंट है सर करेक्टरिस्टिक्स में। जो हाइपोथेसिस वो क्या है, वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में लिखी जाती है। हाँ 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 सर, वही बता। हाइपोथेसिस और ऑलवेज इन डिक्लेरेटिव सेंटेंस। हाइपोथेसिस जो होती है वो हमेशा डिक्लेरेटिव सेंटेंस में लिखी। डिक्लेरेटिव मतलब होता है घोषणा करना। घोषणा करने का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज को लेकर के श्योर होते हैं तब आप कहते हैं कि मैं इस चीज को लेकर के श्योर हूँ। डिक्लेयर डिक्लेयर कर, डिक्लेयर का मतलब बता रहे हो आप, ओपनली आप उसको सबके सामने कंफर्म कर रहे हो, बता रहे हो कि ये, जैसे प्रश्न लिया आपने, आपने ये समस्या कर दी कि द इम्पैक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, ये आपने ले लिया, आपके ये सिलेक्शन टॉपिक सिलेक्ट कर लिया। अब टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद में अब आपने क्या है, हाइपोथेसिस पे आए। हाइपोथेसिस में लिखा आपने, देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन या पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ योगा ऑन मेंटल हेल्थ, योगा का मेंटल हेल्थ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब यहाँ जो आपने बनाया, जो हाइपोथेसिस बनाई, तो इस हाइपोथेसिस के अंदर, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में आप क्लियर बता रहे हो कि भाई योगा का इम्पैक्ट जो है वो मेंटल हेल्थ पे पड़ता है, मतलब डिक्लेयर कर रहे हो। तो डिक्लेयर करना मतलब कंफर्म कर रहे हो यहाँ। आपने बता दिया कि भाई इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपसे पूछिएगा भाई कैसे पड़ता है, तो आप बताओगे कि मैंने इसलिए बताया है क्योंकि मेरे पास में कुछ एविडेंस हैं, कुछ एविडेंस के जो प्रीवियस स्टडी हैं, कुछ थ्योरीज हैं जो ये कहती हैं कि योगा का मानसिक चीजों पे प्रभाव पड़ता है। तो उन चीजों के आधार पे मैंने ये कहा है कि क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य जो है, मेंटल जो है, वो मानसिक एक्टिविटी से मिलकर बनता है। अगर योगा का इम्पैक्ट जो है वो मेंटल एक्टिविटी पे पड़ता है, उससे प्रभावित होती है, तो निश्चित रूप से इससे मेंटल हेल्थ भी प्रभावित होता होगा। और ये मैं जो है डिक्लेरेटिव फॉर्म में लिख कह रही हूँ, अब मैं इस पे टेस्ट करने जा रही हूँ। अब मैं अपने शोध के माध्यम से अपने आंकड़े इकट्ठा करके इस पे शोध कर रही हूँ कि वास्तव में इस पे मेंटल हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए हमेशा इसको डिक्लेरेटिव फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक। थैंक यू सर। चलिए, किसी को पूछना है पूछ लीजिए।